हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम जो है एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट के यानी कि जो कल का वीडियो है उसमें हमने न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। वो चैप्टर कौन सा है? चोल राजवंश। ठीक है, ये चोल चोल राजवंश जो है एग्जाम की दृष्टि से यानी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी ये जो मतलब टीचिंग से संबंधित जो भी हैं जो भी एग्जाम संबंधित हैं, इनमें जो है चोल साम्राज्य यानी चोल राजवंश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं चोल राजवंश जानने के स्रोत। तो जो कल का बच्चों वीडियो है उसमें हमने चोल राजवंश जानने के स्रोत आपसे चर्चा कर चुके हैं और कुछ बचा हुआ है। तो जो चर्चा कर चुके हैं तो उसमें हमने आपके साथ चर्चा किया हुआ था कि जो चोल राजवंश जानने का जो अभिलेखीय स्रोत हैं, कौन-कौन से अभिलेख पाए गए हैं, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था और प्लस चोलों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो कल हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि चोलों के सिक्कों का जो जहाँ पर सिक्के बनते थे वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो धवलेश्वर से प्राप्त हुआ है। हमने कल इसके बारे में आपसे डिटेल में चर्चा किया था कि चोलों के अगर सिक्कों की बात करते हैं तो इनके सिक्कों पर धनुष, बाघ जैसे चिन्ह जो है मिले हुए हैं और इस तरह से बहुत सारी हमने जानकारी दिया था आपको। तो यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि चोलों का जो इतिहास है, तो इतिहास जानने का स्रोत एक अभिलेखीय स्रोत है। दूसरा है सिक्कों के माध्यम से। सिक्कों के माध्यम से ये पता चलता है कि कौन से राजा ने कौन सी विजय की और इस समय जो इनके सिक्के होते थे, तो चोलों के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो हमने आपको बताया था कि कांसू नाम से जाना जाता था और जो इन कांसू में जो सबसे बड़ा सिक्का होता था, तो वो कौन-सा होता था? कल्याणजू होता था, ठीक है? तो यहाँ तक हमने आपसे चर्चा किया हुआ था। तो आज बचा क्या है? अभी साहित्यिक स्रोत बचा है। हमने कल 3 भागों में बाँटा था कि चोल राजवंश जानने के 3 स्रोत हैं, कौन-कौन से? पहला अभिलेखीय स्रोत, दूसरा सिक्के और तीसरा क्या? साहित्यिक स्रोत। तो ऑलरेडी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं जो कि अभिलेखीय स्रोत और सिक्के जो मिले हैं इनके बारे में, चोलों के बारे में क्या-क्या इतिहास पता चलता है, किन बातों की जानकारी मिलती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया था आपसे। आज बचा है क्या? साहित्यिक स्रोत। आज हम बचे अपने समय के साथ जो है आज हम चोल राजवंश के साहित्यिक स्रोत जानने के बारे में हम जानकारी करेंगे कि साहित्यिक स्रोत कौन-कौन से हैं जहाँ पर चोलों का इतिहास पाया जाता है। प्लस कुछ जो चोल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं यानी कि विजयालय और दूसरे जो हैं आदित्य प्रथम, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो अब हम चल रहे हैं कहाँ पर? साहित्यिक स्रोत में हम चलते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम क्या-क्या जानेंगे कि चोलों के जानने का साहित्यिक स्रोत कौन-कौन सा है? तो सबसे पहले एक उस लेखक हैं कौन? जय गोंदार। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो वो कौन-सी है? कलिंगत्ती गत्तू पर्णी। इसमें जो है चोलों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मतलब इन लोगों का कैसे विकास हुआ इसके बारे में जानकारी मिलती है। प्लस क्या है? दूसरी क्या है? शेक्लियार की है। शेक्लियार की पुस्तक कौन-सी है? पेरी पुराणम। पेरी पुराणम में भी चोलों का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा कौन है? तीसरे हैं बुद्ध मित्र। मित्र की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है वीर शोलियम और ये वीर शोलियम कौन सी पुस्तक है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है? तो इस व्याकरण ग्रंथ में यानी कि बुद्ध मित्र की वीर शोलियम पुस्तक जो है इसमें भी चोलों के बारे में बताया गया है, यानी कि चोलों की जानकारी मिलती है। इसके बाद में चौथे नंबर पर कौन आते हैं? चौथे नंबर पर आते हैं ओटकुट्टन। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? उलाएं, ठीक है? तो इन इन जो ये जो 4 ग्रंथ हैं इनमें जो है चोल कालीन राजवंश के बारे में यानी चोलों के इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है? फिर महावंश में भी एक ग्रंथ आता है महावंश। इस महावंश से 2 बातों का पता चलता है। वो 2 बातें कौन-कौन सी हैं? इस महावंश में 2 बातें दी गई हैं कि परांतक ने जो है पांड्यों पर जो है विजय प्राप्त की थी, तो इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो वो किसमें किया गया है? महावंश में किया गया है।
दूसरा क्या है, राजेंद्र प्रथम की श्रीलंका विजय, कि राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका विजय की थी, कैसे की थी, इसके बारे में भी जो है कहाँ पता चलता है, इस महावंश में जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से बातें कौन कौन सी निकल के आती हैं, दो बातें निकल के आती हैं, परांतक की पांड्य विजय और राजेंद्र प्रथम की श्रीलंका विजय। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहली चीज कौन आती है, जय गोंदार की कलिंगत्तु पांडी, जो कि ये लेखक है और ये पुस्तक है। ठीक है, तो जय गोंदार की कलिंगत्तु पांडी, इसके बाद में शेक्लियार की पेरी पुराणम, बुद्ध मित्र की वीरशोलियम, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, ओटकुट्टन की उलाएं, इन चार पुस्तकों में जो है चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, यानी चोलों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर एक पुस्तक आती है महावंश, इस महावंश में दो बातें जानकारी मिलती है, कौन सी, पहली तो परांतक की पांड्य विजय, यानी कि परांतक ने पांड्य विजय किया था, और क्या, दूसरी राजेंद्र प्रथम की श्रीलंका विजय। ठीक है, अब इसी दौरान एक यात्री आता है, चीनी यात्री आता है, चाउ जू कुआ। कब आते हैं, चोलों के समय में चाउ जू कुआ की एक पुस्तक है, चू फोन चिन। कौन सी पुस्तक है, चू फोन चिन, चाउ जुआ की महत्वपूर्ण पुस्तक है चू फोन चिन में। इसमें भी जो है चोल युगीन न्याय व्यवस्था का वर्णन किया गया है, कि जो चोलों के समय की न्याय व्यवस्था थी वो कैसी थी, इसके बारे में वर्णन किया गया है। एग्जाम में सीधे आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि चोलों की न्याय व्यवस्था का वर्णन किसमें किया गया है, तो अगर आपने डेप्थ में पढ़ा है, आपने अच्छे से स्टडी किया है, तो आप तुरंत क्वेश्चन टिक कर देंगे कि चीनी यात्री चू फोन चिन की चाओजू कुआ की पुस्तक है चू फोन चिन, जिसमें कि चोलों की न्याय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। क्लियर हुआ। इसके बाद में चाओ जू कुआ ने क्या लिखा है कि चाओ जू कुआ ने राजाओं एवं कुलीनों में पान की लोकप्रियता का भी वर्णन किया है, यानी कि चाओ जू कुआ की पुस्तक में दो चीजें तो हैं ही, इन दो चीजों के अलावा तीसरी चीज के बारे में और वर्णन किया है, कि पान का वर्णन किया है। किसको प्रिय था, राजाओं और कुलीनों में जो है पान की लोकप्रियता कितनी चल रही थी, इसके बारे में भी जानकारी किसमें दिया गया है, तो चाओ जू कुआ की पुस्तक चू फोन चिन में। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। अब इसके बाद में अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अमृत सागर जैन जो है चोलों ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। किसको संरक्षण प्रदान किया था, अमृत सागर जैन को जो है चोलों ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण एवं महाभारत, इसमें भी चोल राज्य एवं दक्षिण भारत की नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये सीधे डायरेक्ट नेट का क्वेश्चन है, नेट में पूछा गया है कथन और कारण में कि जो चोलों के बारे में वर्णन किया गया, रामायण और महाभारत में वर्णन किया गया, ये कथन सही है या गलत, तो उसमें ए बी सी इस तरीके से करके आता है ना, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या ये सही है कि चोलों के बारे में जो है रामायण और महाभारत में भी वर्णन किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। चोलों के बारे में जो है महाभारत एवं रामायण में भी चोल राज्य एवं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये क्या थे, साहित्यिक स्रोत थे, यानी कि चोल इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, हमने आपसे चर्चा किया। ये 5 ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में इनको फिर से हम रिवीजन कराते हैं कि एक चीनी यात्री हैं चू फोन चिन, चाओ जू कुआ, इनकी पुस्तक है चू फोन चिन, इसमें जो है चोलों की न्याय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर क्या है कि चाओ जू कुआ ने इसी पुस्तक में क्या लिखा है कि राजाओं एवं कुलीनों में पान की लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ी हुई थी, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। अगर चोलों के दरबार में किस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया गया था, वो कौन से थे, अमृत सागर जैन। ठीक है, और लास्ट और अंतिम बात क्या है कि महाभारत एवं रामायण में भी चोल राज्य के बारे में वर्णन किया गया है एवं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी
बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो साहित्यिक स्रोत हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके पहले जो हमने सिक्कों के बारे में बताया था कि सिक्कों के बारे में चोलों की जो व्यवस्था राज्य व्यवस्था थी इसके बारे में किस तरह से जानकारी मिलती है उस वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जो हमने अभिलेखों के बारे में वर्णन किया वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो लास्ट वीडियो जाकर के आप लोग देख लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं जो चोल प्रशासक हैं, जो जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, इनके बारे में हम एक एक करके आपसे डिटेल में चर्चा करते हैं। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अगर चोलों के बारे में हम बात करते हैं तो चोलों को हमने दो भागों में बांट करके आपको बताया था कि दो भागों में हम इनका इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे जो हमारा सिलेबस में दिया गया है। यानी कि इनकी महत्ता कब बढ़ती है, 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं या 14वीं शताब्दी तक, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमने कल बताया था कि हम चोलों को दो फेज में जो है वैसे तो हमें पढ़ना है, लेकिन अभी हमें जरूरत है जितना सिर्फ हम उतना पढ़ेंगे। तो दो कालखंड हमने कौन कौन से बांटे थे। एक था दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी और चौथी सदी तक, यानी कि जो पहला खंड है उसमें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के ईसवी तक की कहानी है। किंतु जो दूसरा खंड है तो दूसरे खंड में क्या आता है, 9वीं सदी से लेकर के कब तक, 13वीं या 14वीं सदी तक। तो आज हम वही स्टार्ट कर रहे हैं, यानी दूसरा खंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर चोलों की बात करते हैं कि सबसे प्रथम शासक कौन था या फिर चोलों का संस्थापक कौन था, तो चोलों का संस्थापक जो है विजयालय को माना जाता है। किसको माना जाता है, विजयालय को माना जाता है। और इनका अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 850 से लेकर के 871 ईस्वी तक। क्लियर हुआ ना, कब तक है। अगर चोल वंश का संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था विजयालय। और इसका टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन क्या था, 850 से लेकर के 871 तक। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम इस विजयालय की उपाधियों के बारे में बात करते हैं। तो विजयालय ने दो मुख्य रूप से उपाधियां धारण की थी, वो कौन कौन सी थी, एक थी तंजई कोंड और दूसरा कौन सा था, परकेसरी। पहली उपाधि क्या थी, तंजई कोंड, और दूसरा कौन था, परकेसरी। ये दोनों उपाधियां किसकी हैं, तो ये दोनों उपाधियां जो है विजयालय की हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि चोल सामंत किसके थे, तो चोल सामंत थे पल्लवों के। ये चीज हमने आपको कल बताई हुई थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके माइंड में जरूर जो है रिमाइंड हो रहा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 850 ईस्वी में विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। कहने का मतलब है कि जो चोल सत्ता का संस्थापक है तो वो किसको कहा जाता है, इस विजयालय को कहा जाता है। ठीक है, यह पल्लवों का सामंत था। किसका सामंत था, पहले ही आपसे मैंने चर्चा किया है कि ये पल्लवों का सामंत था। इसने जो है पल्लवों एवं पांड्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। यानी कि जब ये पल्लवों का सामंत था तो इसके बराबर जो है, यानी कि इसकी प्रतिस्पर्धा में दो वंश थे। कौन कौन से थे, एक था पल्लव और दूसरा कौन था, पांड्य। इन दोनों को हराते हुए इस विजयालय ने क्या किया था कि इसने जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद में क्या किया इसने, इन दोनों में से किसको हराया मेन रूप से, तो इसने जो है पांड्यों को हरा करके विजयालय ने क्या किया, तंजौर पर अधिकार कर वहां पर दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण कराया। क्या कराया इसने, इस विजयालय ने पांड्यों को हराया और पांड्यों को हरा करके इन पांड्यों की राजधानी तंजौर पर अधिकार कर लिया और इसके बाद में वहां पर एक दुर्गा देवी मंदिर का जो है क्या किया, निर्माण करवाया। तो यहां तक की स्टोरी थी क्या, विजयालय की। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कराते हुए आपको बताते हैं कि विजयालय का अगर टाइम ड्यूरेशन पूछता है
तो 850 से लेकर के 871 तक इसको जो है चोल साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। ये सामंत किसका था? तो ये जो है पल्लवों का सामंत था और इसकी प्रतिस्पर्धा कौन कौन वंश से थी? तो पल्लवों से और पांडवों से। तो इसने मेन रूप से हराया किसको? पांड्यों को हरा करके इसने जो है पांड्यों की राजधानी तंजौर पर अधिकार कर लिया और वहां पर क्या किया? वहां पर एक दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण कराया। आई होप आप समझ गए होंगे विजयालय के बारे में। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में यानी एक एक पॉइंट पर प्रकाश डाला। ठीक है, अब हम चलते हैं इन विजयालय के बाद में दूसरा जो चोल साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक होता है वो कौन आता है? आदित्य प्रथम। कौन आता है? आदित्य प्रथम। इसका टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो आदित्य प्रथम का टाइम ड्यूरेशन क्या है? 800। जब ये हट जाता है तो इसके बाद में आदित्य प्रथम आता है 871 ईस्वी से 907 तक। ठीक है, देखिए ये संस्थापक है। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम कहानी बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, अब हम इसके बाद में हम आदित्य प्रथम के बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। अगर हम आदित्य की बात करते हैं, आदित्य प्रथम की, तो इसकी उपाधियां मुख्य रूप से 3 हैं। जो विजयालय था उसकी 2 उपाधियां थी। कौन कौन सी थी? तंजई कोंड और दूसरी कौन सी? परकेसरी। अब आदित्य प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो इनकी 3 उपाधियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक है कोदंडराम, दूसरी कौन सी है? राजकेसरी और तीसरी कौन सी है? राजकेसरी वर्मन। 3 उपाधियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन उपाधियों को आपको याद करना होगा किसी भी तरीके से, चाहे ट्रिक के माध्यम से, जैसे भी आपको इजी लगे। ये आपका काम है कि कैसे लर्न करना है। ठीक है, तो अगर हम आदित्य प्रथम की बात करते हैं तो उपाधियां कितनी हैं इसकी 3 उपाधियां हैं। कोदंडराम, आदित्य वर्मन, आदित्य राजकेसरी और कौन सा? राजकेसरी वर्मन। ये 3 इसकी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये सामंत किसके थे? तो पल्लवों के सामंत थे। तो ये सामंत क्या था? इसने जो है क्या किया है? विजयालय ने पांड्यों को हरा करके तंजौर पर अधिकार कर लिया है। ठीक है, लेकिन इसने मतलब एक तरीके से अपने आप में इसके मन में ये बैठ गया कि हमने राज्य की स्थापना कर ली, लेकिन स्वतंत्र नहीं अभी पूरी तरीके से हुआ है। अभी सिर्फ हराया है इसने। किसको हराया है? पांड्यों को हराया है। ठीक है, मारा नहीं है किसी को। तो इसलिए इसने राज्य की स्थापना किया है। ठीक है, अब इसके बाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करता है? तो ये आदित्य प्रथम करता है। कैसे करता है? आइए हमारे साथ आपको बता रहे हैं कि ये इस तरीके से प्रारंभ करता है कि ये प्रारंभ में जो है पल्लव शासक अपराजित वर्मन का सामंत था। किसका सामंत था? अपराजित वर्मन। इसने ये जो विजयालय है इसने हराया है पांड्यों को। ठीक है, समझने वाली बात है। इसने हराया है पांड्यों को। पांड्यों को हरा करके इसने तंजौर पर अधिकार किया है और इसी तंजौर पर जो है दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण किया। लेकिन अभी बचे कौन है? अभी तो पल्लव बचे हैं ना। तो इसने क्या किया है? जो आदित्य प्रथम है, आदित्य प्रथम ने हराया है किसको? पल्लवों को। यानी पल्लवों का शासक, ये पल्लवों का सामंत था। इस समय पल्लवों का शासक कौन था? तो वो था अपराजित वर्मन। कौन था? अपराजित वर्मन था। इस अपराजित वर्मन और आदित्य प्रथम के मध्य एक युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम है? श्रीपुरबियम का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? श्रीपुरबियम का युद्ध। इस श्रीपुरबियम के युद्ध में आदित्य प्रथम करता क्या है? इस अपराजित वर्मन यानी पल्लव शासक अपराजित वर्मन की जो है क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ठीक है, और हत्या करने के बाद हत्या कर 890 ईस्वी में इसकी राजधानी तोंड मंडलम पर अधिकार स्थापित कर इस कोदंड राम की उपाधि धारण करता है। ठीक है, किसकी उपाधि धारण करता है? जब श्रीपुरबियम का युद्ध आदित्य प्रथम और ये जो अपराजित वर्मन है इनके बीच में युद्ध हुआ और इसमें क्या हुआ कि जो आदित्य प्रथम होता है इस अपराजित वर्मन की हत्या करके इसकी राजधानी
तोंड मंडलम पर अधिकार करके क्या करता है, इसकी हत्या करके इस पर अधिकार स्थापित कर कौन सी उपाधि धारण करता है, तो कोदंड राम की उपाधि धारण करता है। अब इसने हत्या कर दिया, अब ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया। तो इसने क्या किया, इसने जो है इसी समय जो है पल्लवों को समाप्त कर स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की, स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप कि विजयालय ने किसको हराया, पांड्यों को हराया। इसने किसी की हत्या नहीं की, पांड्यों को हराया, उनकी राजधानी तंजौर पर अधिकार कर वहां पर दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद में आदित्य प्रथम आता है। ये क्या करता है, ये पल्लवों का सामंत होता है। पल्लवों का जो राजा उस समय होता है अपराजित वर्मन होता है। अपराजित वर्मन ऑलरेडी वो जो है आदि विजयालय तंजौर पर अधिकार कर चुका है। अब वो अधिकार जमाना है कहाँ, पल्लवों पर। तो पल्लवों का शासक अपराजित वर्मन होता है। इसको अपराजित वर्मन की हत्या करता है कौन, आदित्य प्रथम श्री पूर्वियम के युद्ध में। और करता क्या है कि इसकी राजधानी तोंड मंडलम पर अधिकार करके यहाँ पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है और यहीं पर जो है कोदंड राम की उपाधि धारण करता है। और इस तरह से इस आदित्य प्रथम ने जो है स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आदित्य प्रथम की, तो आदित्य प्रथम को जो है चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसके बाद में आदित्य प्रथम के तक्कोलन लेख में सूर्य ग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो आदित्य प्रथम ने एक तक्कोलन लेख लिखवाया था, जिसमें कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल करके आती है कि उस समय यानी कि इसके बारे में वर्णन किया गया है सूर्य ग्रहण के बारे में, यानी कि उस समय लोग सूर्य ग्रहण से भी परिचित थे। ठीक है, तो ये थी किसके, विजयालय के बारे में और आदित्य प्रथम के बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, यानी कि एग्जाम में जो पूछने वाली चीजें थी, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम इसके बाद के जो राजा हैं उनका वीडियो लेकर के आपके समक्ष आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। लेकिन जाने के पहले आपसे ये जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।